एक गांव में निभा अपने पति जगत और बेटी पिंकी के साथ रहती थी। निभा का पति जगत सेठ के खेत में मजदूरी का काम करता था। वो उसके खेत की सिंचाई करता और उसमें सब्जियों की फसल उगाता था। फसल तैयार होने के बाद वह उसे बाजार में बेचता और पैसे लाकर सेठ को देता। बदले में सेठ उसे रोज की मजदूरी दे दिया करता था, लेकिन उतने पैसों में उनका गुजारा होना मुश्किल हो रहा था। घर चलाने में पति की मदद करने के लिए निभा दूसरों के घरों में काम किया करती थी। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर किसी तरह जिंदगी की गाड़ी खींच रहे थे। एक दिन, निभा, कल खेत में फसल की बुआई होनी है। आज मैंने दिन भर मेहनत करके खेत को तैयार किया है। कल सुबह मुझे खेत में जल्दी जाना होगा। खाना जल्दी दे दो, मैं खाना खाकर जल्दी सो जाऊंगा। दिन भर काम करके बहुत थकान हो रही है। ठीक है, मैं अभी खाना लगाती हूँ। निभा खाना लगाती है और वे खाना खाते हैं। दूसरे दिन जगत खेत पर काम करने चला जाता है और निभा भी पिंकी को लेकर काम पर निकल जाती है। उस दिन जगत ने सेठ के खेत में गोभी की फसल लगाई। वो रोज फसल की देखभाल करता। इस बार फसल बहुत जल्दी तैयार हो गई। अरे, इस बार तो बहुत जल्दी गोभी की फसल तैयार हो गई। 2 दिन पहले ही तो मैंने फसल लगाई थी। आज खेत में बड़ी बड़ी गोभी खिल रही है। मालिक देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। जगत खुशी के मारे दौड़ा दौड़ा सेठ के पास जा रहा था कि तभी उसका पैर खेत के चारों तरफ लगे कटीले तारों में फंस गया और जगत जमीन पर गिर पड़ा। जगत के पैरों में कटीले तार चुभ गए, जिससे जगत का पैर जख्मी हो गया। उसके पैर से खून बहने लगा। सेठ को इस बात की खबर लगी तो उसने उसे उसके घर पहुंचा दिया, लेकिन उसे ना तो उस दिन की दिहाड़ी दी और ना ही उसका इलाज करवाया। शाम को जब निभा घर पहुंची तो उसने जगत की हालत देखी। ये सब कैसे हो गया? आप तो चल भी नहीं पा रहे हैं। काम पर कैसे जाएंगे? निभा, मैं कुछ दिनों तक काम पर नहीं जा सकूंगा। तुम अपने काम पर चली जाना। लेकिन आपको इस हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो क्या होगा? पिंकी अभी बहुत छोटी है, ये अभी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। देखो निभा, आज मालिक ने मुझे दिहाड़ी नहीं दी। जितने दिन मैं काम पर नहीं जाऊंगा मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसे में तुम्हारा काम पर जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। लेकिन दूसरे दिन जगत के पैरों में बहुत तेज दर्द होने लगा और उसका जख्म बढ़ता चला गया, जिस कारण निभा काम पर नहीं जा सकी। जगत को अस्पताल लेकर गई, जहां जगत के पैरों के इलाज में उसके सारे पैसे खर्च हो गए। जगत की देखभाल करने के लिए निभा कुछ दिनों तक काम पर नहीं गई। कुछ दिनों के बाद जगत का पैर जब ठीक हो गया, तब वह सेठ के खेत पर काम पर गया तो उसने देखा कि खेत में कोई और काम कर रहा था। मालिक, आपने किसी और को काम पर रख लिया। आप तो जानते ही हैं कि मेरा पैर जख्मी हो गया था, फिर भी आपने मुझ गरीब के साथ ऐसा किया। अब मैं कहाँ जाऊंगा मालिक, और क्या कमाऊं? अरे सुनो, मैं तुम्हारे इंतजार में अपना नुकसान तो नहीं करवा सकता था ना, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया। ऐसा है, तुम कहीं और काम ढूंढ लो, चलो जाओ। जगत मुंह बनाकर घर वापस आ जाता है। उधर निभा जब काम पर पहुंची तो उसकी मालकिन उसके ऊपर बहुत गुस्सा होने लगी। 4 दिन बाद काम पर आ रही हो, छुट्टी लेनी थी तो बता कर जाती। मालकिन, अचानक ही हादसा हो गया था, मुझे पहले से कुछ भी नहीं पता था। मेरे पति का पैर जख्मी हो गया था, वह चलने फिरने की हालत में नहीं थे, इसलिए मैं नहीं आ सकी। मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी जगह पर किसी और को काम पर रख लिया है। ऐसा मत कीजिए मालकिन, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर दया कीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। इस तरह निभा का काम भी छूट जाता है। निभा पिंकी को लेकर घर आ जाती है। घर आकर उसने देखा कि जगत भी मुंह लटकाए बैठा है। अरे, आप काम से इतनी जल्दी कैसे आ गए? काम तो छूट गया। सेठ जी ने मेरी जगह पर किसी और को रख लिया। लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? आज मालकिन के घर पर कोई काम नहीं था क्या? मालकिन ने भी मेरी जगह पर किसी और को रख लिया। अब हम क्या करेंगे? एक कैसी मुसीबत आ गई हमारे ऊपर। सब उस गोभी की फसल के कारण हुआ है। ना वह फसल इतनी जल्दी तैयार होती और ना मैं भागा भागा सेठ को बताने जाता। क्या गोभी की फसल? हाँ, मैंने सेठ जी के खेत में गोभी की फसल लगाई थी, जो 2 दिनों में ही तैयार हो गई थी, जिसे देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई और मैं सेठ जी को बताने जा ही रहा था कि यह हादसा हो गया।
अब जो होना था सो हो गया, हमें कहीं और काम ढूंढना होगा। हाँ चलो, हम काम की तलाश में चलते हैं। निभा और जगत उसी समय काम की तलाश में निकलते हैं। दोनों सारा दिन इधर उधर भटकते हैं, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिलता है। थक कर दोनों घर आ जाते हैं। आज तो कोई काम नहीं मिला। मुझे भी कहीं कोई काम नहीं मिला। पहले से ही हमारे पास पैसे नहीं थे। जो पैसे थे वह आपके इलाज में खत्म हो गए थे। हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन पिंकी के दूध के लिए तो पैसे चाहिए ना। तुम परेशान मत हो, आज काम नहीं मिला तो क्या हुआ, कल हमें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। लेकिन दूसरे दिन भी उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिलता है। पिंकी भूख से रो रही है, इसे क्या खिलाऊं? ना तो घर में अन्न का एक दाना है और ना ही दूध। पिंकी भूख के कारण जोर जोर से रो रही थी। पिंकी की हालत निभा से देखी नहीं जा रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए। पिंकी के रोने की आवाज जादुई गोभी तक जाती है। दरअसल जगत ने सेठ के खेत में जो गोभी की फसल लगाई थी, वे सभी जादुई गोभी थी। सेठ ने उन गोभी को बेचने के लिए शहर भेज दिया था और सेठ का नौकर उन्हें लेकर शहर जा रहा था। जब पिंकी के रोने की आवाज जादुई गोभी के कानों तक गई, तब एक गोभी ने कहा, ये तो पिंकी के रोने की आवाज है। हाँ, जगत ने हमें बड़े जतन से उगाया है और हमारी बड़ी सेवा की है, और आज उसका परिवार गरीबी में दिन काट रहा है। हमें जगत के परिवार की मदद करनी होगी। हम उन्हें इस तरह से बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकते। वैसे भी शहर जाकर हमें बेच दिया जाएगा और कोई ना कोई हमें पकाकर खा जाएगा। इससे तो अच्छा है कि हम गांव वापस जाकर जगत की मदद करें। हाँ, चलो जगत के घर चलते हैं। वे सभी गांव की ओर जाने लगती है। सेठ का नौकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी पकड़ में नहीं आती है। सभी जादुई गोपियां उड़कर जगत के घर पहुंचती हैं और दरवाजे पर खड़ी होकर जगत को आवाज लगाती है। जगत कहाँ हो? बाहर तो आओ। कौन है? जगत घर के बाहर आता है तो देखता है कि उसके दरवाजे पर गोभी का ढेर लगा हुआ है। अरे इतनी सारी गोभियां। तभी गोभी से आवाज आती है, हम सब जादुई गोभियां हैं। जादुई गोभी? हाँ, हम वही जादुई गोभी है जिन्हें तुमने सेठ के खेत में उगाया था। लेकिन तुम सब यहाँ कैसे? हमने पिंकी के रोने की आवाज सुनी। हमें पता चला कि तुम और तुम्हारा परिवार बेहद मुश्किलों में है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने आई हैं। हमने अगर किसी गरीब और जरूरतमंद की मदद नहीं की तो हमारा जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम लोग मेरी क्या मदद कर सकती हो? तुम एक को भी उठाकर उससे जो भी मांगोगे वो गोभी वही चीज बन जाएगी। लेकिन इस तरह तो तुम सब खत्म हो जाओगी। नहीं, हम कभी खत्म नहीं होंगे। यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। ठीक है। जगत ने गोभी उठाकर उससे पिंकी के लिए दूध मांगा। तभी वह गोभी दूध में बदल गई। निभा ने पिंकी को दूध पीने के लिए दिया। फिर जगत ने जब गोभी को गिनना शुरू किया तो वह उतनी ही संख्या में थी जितनी पहले थी। फिर जगत ने एक गोभी से अपने और निभा के लिए खाना मांगा। वो गोभी 2 थाली खाने में बदल गई। फिर जगत ने जब गोपियों को गिना तो वह अब भी संख्या में उतनी ही थी जितनी पहले थी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया भाई। अरे तुम सब सच में जादुई गोभियां हो। हमने कहा था ना कि हम कभी खत्म नहीं होंगी। जगत और निभा ने जमकर खाना खाया। उसके बाद तुम लोग कब तक मेरी मदद करोगी? हम कभी भी किसी और की मदद के लिए यहाँ से जा सकती हैं। इसलिए तुम हमसे कुछ ऐसा मांगो जिससे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी अच्छे से गुजरे। ठीक है। जगत ने गोभी उठाकर उससे ढेर सारे रुपए पैसे मांगे। वह गोभी ढेर सारे रुपए पैसों में बदल गई। उन रुपए पैसों से जगत ने गांव में एक खेत खरीद लिया। उसमें गोभी की खेती करने लगा। जगत और निभा की जिंदगी अच्छी चलने लगी। एक दिन वह जादुई गोपियां किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए वहां से जाने लगी। जगत, अभी हम जा रही हैं, लेकिन तुम्हें जब भी हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी हम सब तुम्हारे पास आ जाएंगे। धन्यवाद जादुई गोपिया। राकेश लगातार अपने खेतों में काम कर रहा था और साथ ही बगल वाले खेत में मुकेश लेटा हुआ था। राकेश को लगातार काम करता देख मुकेश उससे कहता है, अरे राकेश, थोड़ा आराम भी कर लिया कर भाई, कब से काम कर रहा है? आराम करूंगा तो काम कैसे होगा भैया, और वैसे भी ऊपर वाले ने शरीर काम करने के लिए ही तो दिया है। यह है रामनगर गांव का
राकेश, जो कि बहुत ही मेहनती और दयालु था, साथ ही वह भगवान की हर रोज पूजा पाठ किया करता था। दूसरी तरफ मुकेश का खेत भी किशोर के बगल में ही था। मुकेश थोड़ा कामचोर और लालची किस्म का व्यक्ति था। वह अपने खेतों में काम कम और आराम ज्यादा करता था। सुबह से दोपहर हो गई। राकेश ने आधे से ज्यादा खेत की खुदाई कर दी। अब राकेश को जोरों की भूख लगी तो उसने अपना रोटी का डब्बा खोला और पेड़ों की छांव में बैठ गया। सब्जी की खुशबू से मुकेश जाग गया, आकर बैठ गया। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। भैया राकेश, जरा मुझे भी तो अपना खाना चखा। हाँ, लो ना भाई। लेकिन देखते ही देखते मुकेश राकेश का सारा खाना खा जाता है और कहता है, मुझे माफ करना राकेश भाई, स्वाद स्वाद में मैं सारा खाना खा गया है। तुम्हारे बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, कुछ ही देर में मैं घर चला जाऊंगा, फिर वहीं जाकर खाना खा लूंगा। वाह, मजा ही आ गया। इस राकेश को भी बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज राकेश अपना एक आलू उखाड़ता है और देखता है कि उसकी जड़ में बहुत सारे अच्छे आलू लगे हुए हैं और इसे देख राकेश खुश होकर कहता है, वाह, क्या बढ़िया आलू की खेती हुई है इस बार। पास में ही अपने खेत में खड़ा मुकेश यह देख रहा था। अरे वाह, इसके खेत में क्या बढ़िया आलू हुए हैं। मेरे में भी ऐसे ही आलू हुए होंगे, मैं अभी जाकर देखता हूँ। लेकिन जब वह पौधा उखाड़ कर देखता है तो उसके खेत में छोटे और थोड़े आलू ही होते हैं। यह देख मुकेश को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो झूठी ही राकेश से कहता है कि उसके खेत में बहुत ही अच्छे आलू हुए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे खेत में भी अच्छी फसल हुई है। कल ही चलकर बाजार में आलू बेच आते हैं। हाँ ठीक है। अगले दिन दोनों अपने अपने आलू लेकर बाजार आ जाते हैं। मुकेश भाई, आज तो आलू की अच्छी कीमत है, फिर भी आप इतने थोड़े ही आलू क्यों लाए हो? वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है भैया, इसीलिए थोड़ा ही आलू निकाल पाया। फिर दोनों के पास ग्राहक आने लगते हैं और शाम तक उनके सारे आलू बिक जाते हैं। घर आकर मुकेश अपनी पत्नी से कहता है, तुम जानती हो, इस साल बाजार में आलू के अच्छे दाम है और इस बार मेरे और राकेश के अलावा गांव में किसी और ने आलू की फसल नहीं उगाई और उस राकेश के खेतों में तो आलू की पैदावार बहुत ही अच्छी हुई है। हमें अब जल्दी ही उसका कुछ करना होगा, नहीं तो वह ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो जी, हमें जल्द से जल्द कोई तरकीब सोचनी होगी। रात को वह दोनों राकेश के खेतों की ओर जाते हैं। वहाँ देखो तो राकेश के खेतों में कितने सारे आलू लगे हुए हैं, वो भी इतने मोटे मोटे। इनको बेचकर तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। इस बार हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। चलो चलो, अब जल्दी करो, पहले उसके खेत से फिर अपने खेत से सारे आलू निकालने हैं। वो दोनों मिलकर रात में ही सारे आलू निकाल लेते हैं और बोरियों में भरकर सारे आलू को अपने घर ले आते हैं। फिर घर के स्टोर रूम में वह सारे आलू छुपा देते हैं। उधर अगली सुबह राकेश जब अपने खेतों में जाता है तो वहां पर आलू ना पाकर वह खूब रोता है। भगवान, ये क्या हो गया? आखिर किसने मेरे खेतों के सारे आलू निकाल लिए? अब मैं क्या करूंगा? तभी मुकेश भी झूठी दिलासा देने लगता है। अब होनी को कौन टाल सकता है? राकेश, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना भाई, जिस किसी ने भी मेरे साथ ऐसा किया है ना, वह कभी खुश नहीं रहेगा। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि मैं कितना खुश हूँ। कुछ दिन बाद अब आप जल्दी जाइए जी और बाजार में जाकर ये आलू बेच आइए। सुना है बाजार में इस आलू की अच्छी कीमत मिल रही है। सुनने में तो ये भी आया कि राकेश भाई ने और आलू लगा दिए हैं। अरे तो कौन सा भी उग जाएंगे, जब तक उसके आलू तैयार होंगे तब तक तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। और रही आलू बेचने की बात, तो अभी नहीं, कुछ दिन बाद बेचूंगा, जब दाम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। कुछ दिनों बाद जब बाजार में आलू मिलने बंद हो जाते हैं और लोग आलू के लिए परेशान हो जाते हैं। अरे भैया, कितने दिन हो गए, बाजार में आलू ही नहीं आ रहे हैं, बताओ। भैया, मेरी बेटी तो कब से कह रही है बाबा आलू के पराठे खाने हैं,
लेकिन आलू लाऊ कहाँ से समझ नहीं आ रहा है। मुकेश उनकी यह बात सुन लेता है। देखो भैया, मैं तुम्हें कुछ आलू लाकर दे सकता हूँ, लेकिन वो महंगे मिलेंगे 200 रुपये किलो। कोई नहीं भाई, ले आना, अब खाने तो है ही ना, इसमें इतना सोचना क्या, बस तुम कल ले आना। मुकेश खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तुम्हें पता है, आज बाजार में लोग 200 रुपये किलो तक के आलू खरीदने को भी तैयार हैं। मैंने भी कह दिया, मैं आलू ले आऊंगा, लेकिन 200 रुपये से नीचे नहीं दूंगा। क्या 200 रुपए किलो आलू? अब तो हमारे भाग खुल गए जी, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। चलो चलो, मैं अभी तुम्हें आलू निकाल कर देती हूँ। सीमा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अंदर ढेर सारे बड़े बड़े चूहे होते हैं जो बड़े मजे से आलू को खा रहे होते हैं। अरे चूहा कहाँ से आ गए? हे भगवान, मेरे सारे आलू खा लिया इन चूहों ने, अब मैं क्या करूंगा? दोनों लालची पति और पत्नी सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और उधर राकेश के घर एक भूखे साधु बाबा आते हैं, जिन्हें किशोर अपने हिस्से की रोटी भी खाने को दे देता है। अब उसके घर में कुछ भी नहीं बचा होता। बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब पता लगा लेते हैं। फिर वह किशोर को एक बोतल में गंगा जल देते हैं और उसे अपने खेतों में छिड़कने के लिए कहते हैं। किशोर वह गंगा जल अपने खेतों में जाकर छिड़क देता है। अगले दिन जब राकेश अपने खेत में आता है तो उसके खेतों में आलू पककर तैयार हो जाता है। यह जादुई आलू देख किशोर बहुत खुश होता है। फिर वह जैसे ही आलू का पौधा निकालता है तो उसकी जगह नए आलू अपने आप ही उग जाते हैं। यह देख किशोर बहुत खुश होता है। फिर उन आलू को ले जाकर बाजार में बेच आता है 200 रुपये के हिसाब से। अब उसकी काफी कमाई होने लगती है और कुछ ही दिनों में वह बहुत अमीर हो जाता है। एक गांव में उर्मिला नाम की एक औरत सब्जी बेचा करती थी। उसके घर में वह और उसकी 8 साल की बेटी रहा करती थी। सब्जी बेचकर ही वह अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। उर्मिला बाजार में सब्जी बेचने के बाद बची सब्जियों को गरीबों को दे दिया करती थी। एक दिन जब उर्मिला बाजार से सब्जी बेचकर आती है तो रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है। वहां से एक औरत के कहाने की आवाजें आ रही थी। अरे, यह आवाज तो उसी घर से आ रही है। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए, क्या पता कोई मुसीबत में हो। यह सोचकर वह घर के अंदर चली जाती है। वहां वो देखती है कि एक औरत जमीन पर बैठी हुई थी। उर्मिला उसके पास जाती है। अम्मा, क्या हुआ? आपके घर में कोई नहीं है क्या? अरे बेटी, मेरा एक बेटा था, लेकिन वो भी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर अपनी बीवी के साथ चला गया। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। उर्मिला अपनी थैली से कुछ सब्जियां लेती है और रसोई में जाकर खाना बनाकर लाती है। अम्मा, ये खाना खा लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। उर्मिला जैसे ही वहां से जाने लगती है। रुको बेटी, तुमने मेरी मदद की है, बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये 4 टमाटर मैंने ये अपने खेत में लगाए थे। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने पास रखो। ठीक है अम्मा, मुझे अभी जाना होगा। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। और उर्मिला वो टमाटर लेकर वहां से चली जाती है। जैसे ही वह अपने घर पहुंचती है तो उसके पड़ोस में रहने वाली मीना उसके पास आती है। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं ना सब्जी बना रही थी तो देखा कि टमाटर खत्म है। मुझे तुम 2-4 टमाटर दे दो ना। हाँ मीना, ये लो 2 टमाटर ले लो। मुझे ये 4 टमाटर एक अम्मा ने दिए हैं। मीना 2 टमाटर लेकर वहां से चली जाती है। मीना हमेशा उर्मिला से कुछ ना कुछ मांगती रहती थी, लेकिन उर्मिला ने कभी उसे किसी चीज के लिए इनकार नहीं किया। उर्मिला अपने घर के अंदर जाती है और अपनी बेटी के लिए खाना बनाती है। तभी वहां मीना आती है। अरे उर्मिला, वो दोनों टमाटर ना सड़े हुए थे, तुम मुझे बाकी के 2 टमाटर दे दो। अरे देखने में तो वह बिल्कुल ठीक थे। चलो कोई बात नहीं, तुम ये दोनों भी ले जाओ। और मीना बाकी के दोनों टमाटर भी ले जाती है। अगले दिन उर्मिला बीमार पड़ जाती है, जिस वजह से वह बाजार में सब्जी बेचने नहीं जा पाती। जो पैसे उसने जोड़े हुए थे वह उसी से दवाई लेती है और बचे कुछ पैसे घर के खर्च में लग जाते हैं।
उर्मिला अगले दिन से सब्जी बेचने घर से निकली तब उसने देखा कि उसकी पड़ोसी मीना उसके घर पर ताला लगा हुआ था। अरे, ये मीना के घर पर ताला क्यों लगा है? शायद अपने पति के साथ मायके गई होगी। और वह सब्जी बेचने चली जाती है। शाम को आते समय उसे मीना एक बड़े से घर के बाहर मिलती है, लेकिन अब उसके पहनावे से वह बहुत अमीर लग रही थी। अरे मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे घर पर ताला देखा तो मुझे लगा तुम अपने मायके गई होगी। देखिए बहन जी, मेरा नाम मीना नहीं मेनिका है। पर आपकी शक्ल हूबहू मेरी पड़ोसी मीना से मिलती है। जी नहीं, मैं वो नहीं हूँ। आप यहाँ से चली जाइए। उसकी बातें सुनकर उर्मिला वहां से चली जाती है। जब वह घर पर पहुंचती है तो उसके पास पड़ोस की 2 औरतें आती हैं। अरे उर्मिला, तुझे पता है मीना ने नया घर खरीदा है। ना जाने उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। लेकिन अभी तो उससे मैं रास्ते में मिली तो उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। ऐसे ही पैसे आ जाने से न सभी लोग बदल जाते हैं। ऐसा बोलकर वो औरतें वहां से चली जाती है और उर्मिला अपने घर आ जाती है। मीना की हकीकत की वजह से उसे पूरी रात नींद नहीं आती और वह सोचती रहती है, मैंने तो हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए है, फिर भी आज उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। जब वो सब्जी बेचने जाती है तो उस बूढ़ी औरत के घर के बाहर पहुंचती है। चलो अम्मा से मिलकर आती हूँ, बहुत दिनों से मैंने उनकी खबर भी नहीं ली। घर में बूढ़ी अम्मा मिलती है। कैसी हो अम्मा? मैं तो ठीक हूँ बेटी, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। जो टमाटर मैंने तुम्हें दिए थे वो कैसे थे? अम्मा, वो टमाटर तो मैंने अपनी पड़ोसन मीना को दे दिए थे। अब उसने नया घर बना लिया है और बहुत अमीर भी हो गई है, लेकिन ना अब वो मुझे पहचानती भी नहीं। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो बेटी, हमेशा सबकी मदद करती रहती हो। ये टमाटर के कुछ बीज है, इनको तुम अपने आंगन में बो देना। क्या अम्मा, फिर से टमाटर? बेटी, ये कोई साधारण बीज नहीं है और न वह टमाटर थे जो मैंने तुम्हें दिए थे। आप क्या कहना चाहती हो अम्मा? तू बस इसे अपने आंगन में बो लेना तो सब समझ जाएगी। फिर उर्मिला वो बीज ले जाती है और घर के आंगन में बो देती है। माँ, इसमें से क्या निकलेगा? बेटा, इसमें से टमाटर के पौधे निकलेंगे, फिर उन पर टमाटर निकलेंगे। अच्छा, फिर आप उन्हें भी बाजार में बेचोगी? हाँ बेटा, लेकिन उसे उगने में तो महीना भर लग जाएगा। वो घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन सुबह होने पर उर्मिला देखती है तो उसका आंगन टमाटर के पौधों से भरा पड़ा था और उन पर टमाटर लगे हुए थे। यह कैसे बीज है जिसने एक ही रात में इतने बड़े पौधे उगा दिए और इस पर टमाटर भी लग गए। तभी उर्मिला की बेटी एक टमाटर तोड़ लेती है। माँ, देखो ये कितना लाल है ना। उर्मिला उस टमाटर को चिक्की से लेकर अंदर जाती है और उस टमाटर को काट कर देखती है तो वह हैरान रह जाती है क्योंकि उसमें एक बड़ा हीरा था। उर्मिला फिर सभी टमाटर तोड़ लेती है। सबको काट कर देखती है तो सब में हीरे निकलते हैं। उर्मिला समझ जाती है कि मीना को भी टमाटर में हीरे ही मिले होंगे, इसलिए उसने झूठ बोला। जब उर्मिला वापस बूढ़ी अम्मा के घर जाती है तो अब वहां कोई घर ही नहीं था। अरे, अम्मा का घर कहाँ गया? वो जरूर मेरी मदद के लिए यहाँ आई होंगी। अम्मा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बार बार ये जादुई टमाटर दिए। अब मैं हमेशा सबकी मदद किया करूंगी। देख विनय, हमारे पास हमारे माँ बाबा की ज्यादा जमीन नहीं है, इसीलिए नदी के किनारे जो जमीन है वह तुम रख लो और गांव में जो जमीन है वह मैं रख लेता हूँ। लेकिन भैया, नदी के पास वाली जमीन तो बंजर पड़ी हुई है। देवर जी, जमीन तो आपको वही लेनी पड़ेगी। अगर आपको वह जमीन चाहिए तो ले लीजिए, नहीं तो वह जमीन भी आपको नहीं मिलेगी, समझे आप? भाभी, यहाँ हम 2 भाइयों में बात चल रही है, अगर आप बीच में ना बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। विनय, तुझे नहीं लगता कि तू अपनी भाभी से कुछ ज्यादा ही जुबान लड़ा रहा है? तू अपनी औकात भूल गया है क्या? विनय जी, रहने दीजिए। इन लोगों से हम जीत नहीं सकते क्योंकि यह पैसे वाले हैं और हम नहीं। ये जो जमीन हमें दे रहे हैं हमें वहीं रख लेना चाहिए, वरना हमें वो भी नहीं मिलेगी। सुमिता की बात सुनकर अब विनय चुप हो जाता है
और इस तरह जमीन का बंटवारा हो जाता है। नदी के किनारे वाली बंजर जमीन विनय के हिस्से में आती है और अच्छी जमीन जिसमें फसलें काफी अच्छी हुआ करती थी वह महेश के हिस्से में आ जाती है। विनय जी, आप इस तरह क्या देख रहे हैं? सुमिता, मैं देख रहा हूँ कि हमारी किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। देखो ना, जब तक माँ बाबा जिंदा थे तब तक सब कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके जाने के बाद ही सब कुछ खराब हो गया। अगर आज उनके रहते रहते जमीन का बंटवारा होता तो शायद महेश भैया हमारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करते। कोई बात नहीं जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर उन्होंने हमारे हिस्से में यह बंजर जमीन लिखी है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। हम भले ही गरीब हैं, लेकिन हमें जीवन कैसे बिताना है यह ऊपर वाला ही बताएगा। सुमिता की बात सुनकर विनय उसके गले लग जाता है और इस तरह अब दोनों मियाँ बीवी इस बंजर जमीन पर अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं और रहते हैं। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ दिन प्रतिदिन महेश अमीर और विनय गरीब होता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन सुमिता की तबीयत काफी खराब हो जाती है, लेकिन विनय के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। सुमिता की हालत देख विनय अपने भाई महेश के पास जाता है और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए उससे कहता है, भैया, सुमिता बहुत बीमार है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आया हूं। कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं सुमिता का इलाज करवा सकूं। गांव बसा नहीं कि भिखारी पहले आ गए। अरे, तूने हमारे घर को पैसों का भंडार समझ रखा है क्या? यहाँ पर पैसों का पेड़ नहीं लगे कि जब मन चाहा मुंह उठाकर चले आए। भाभी माँ, कृपा करके मेरी मदद कर दीजिए। अगर आज उसको दवा नहीं मिली तो वह मर जाएगी। मरती है तो मर जाए, उससे हमें क्या। वैसे भी जब हमने जमीन बांटी तभी हम लोगों का रिश्ता भी बढ़ चुका था। विनय अपने भैया भाभी से कुछ पैसों की मदद मांगने की आस में उनके पास गया था, लेकिन उसे वहां से भी निराशा ही मिलती है, जिसके बाद विनय रोते हुए अपनी बंजर जमीन पर खेती करने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वह खुदाई करता वैसे वैसे मौसम में बदलाव आता रहता। यह क्या है? जैसे ही विनय उस लाल कपड़े को हटाता है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती है, क्योंकि उस मटके में सोने के अंगूर रखे हुए थे। ये क्या? ये तो सोने के अंगूर है। विनय अब जैसे ही उन सोने के अंगूर को बाहर निकालता है कि तभी देखता है कि उस सोने के अंगूर के नीचे एक अंगूर और रखा है, जो एक मामूली अंगूर के साइज का नहीं बल्कि उससे बड़ा अंगूर था, जिसका रंग नीला था। ये क्या है? अजीब सा मटका हमारे खेत में। इस मटके के अंदर ये सोने के अंगूर है और इन सोने के अंगूरों के नीचे एक और अंगूर जिसका रंग नीला है। मैंने आज से पहले इस नीले अंगूर को कभी नहीं देखा। विनय यह बात बोल ही रहा होता है कि तभी उसके हाथ से वह अंगूर उछलकर उसके खेत में गिर जाता है और कुछ ही देर में उसकी बंजर जमीन पर अंगूरों का बगीचा आ जाता है और हर डाल में नीले अंगूर थे। यह देख विनय को यह समझते देर नहीं लगती कि यह अंगूर कोई मामूली अंगूर नहीं बल्कि एक जादुई अंगूर है। ये कैसा चमत्कार है! मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। विनय, मैं कोई मामूली अंगूर नहीं बल्कि एक जादुई अंगूर हूँ। तो तुम बोल सकती हो, लेकिन भला एक अंगूर कैसे बोल सकता है? हाँ विनय, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया कि मैं कोई मामूली अंगूर नहीं हूँ बल्कि एक जादुई अंगूर हूँ, और यह जो बगीचा तुम देख रहे हो वो अब से तुम्हारा ही है। लोगों को यह जगह देखने में बंजर लगती थी, जिस कारण लोग इस जमीन को कभी नहीं खरीदते थे, लेकिन तुम्हारे पिता ने इस जमीन को खरीदा, पर वो भी इस जमीन की सच्चाई से वाकिफ रह गए। दुख में ही सही, लेकिन तुमने इस जमीन को इतना गहरा खोदा कि तुम मुझ तक पहुंच गए। आज से इस बाग के मालिक तुम हो। और हाँ, यह जादुई अंगूर कोई मामूली अंगूर नहीं बल्कि एक आयुर्वेदिक अंगूर भी है। आयुर्वेदिक वो कैसे? विनय, यदि तुम इस अंगूर को किसी बीमार व्यक्ति को खिला देते हो तो उस बीमार व्यक्ति की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चाहे वह रोग कितना भी पुराना क्यों ना हो। लेकिन यह जादुई नीला अंगूर उसका रोग चुटकियों में गायब कर देगा।
जादुई अंगूर की बात सुनकर कहीं ना कहीं विनय के मन में एक आस जागती है और वह जगमगाती आंखों से उत्साह भरे स्वर में अंगूर से सवाल करता है। अगर ऐसी बात है जादुई अंगूर, तो क्या मैं इस जादुई नीले अंगूर को अपनी पत्नी को खिला सकता हूँ? क्योंकि मेरी पत्नी की हालत काफी गंभीर है और किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। हाँ, तुम अपनी पत्नी को यह अंगूर खिला सकते हो। यह अंगूर खाते ही तुम्हारी पत्नी बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जब भी मेरी जरूरत हो तब तुम मुझे याद कर लेना। और हाँ, इस बगीचे का उपयोग अपने लालच में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करना। इतना बोलकर वह जादुई अंगूर एक मामूली अंगूर में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद विनय उस जादुई अंगूर और सोने के अंगूर को उसी मटके में रख देता है और अपने बगीचे से कुछ अंगूर तोड़कर अपनी पत्नी सुमिता के लिए ले जाता है, जहां वह देखता है कि सुमिता का खांसते हुए बुरा हाल हो रखा है। विनय अब जल्दी से मटके से पानी निकालकर सुमिता को पिलाता है और उसे वह अंगूर खाने के लिए देता है। सुमिता, तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। एक काम करो, तुम ये अंगूर खा लो। विनय जी, आप ये अंगूर कहाँ से लेकर आए? कहीं आपने चोरी तो नहीं करी? नहीं नहीं सुमिता, मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि इस तरह विनय अब सुमिता को सारी बात बताने लगता है कि किस तरह उसको वह जादुई अंगूर मिला। यह सब जानने के बाद सुमिता कुछ बोलती उससे पहले विनय उसे वह अंगूर खाने के लिए कहता है। सुमिता, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम इस अंगूर को खा लो ताकि तुम ठीक हो सको। विनय की बात सुनकर सुमिता उस नीले अंगूर को खा लेती है और कुछ ही देर में सुमिता बिल्कुल ठीक हो जाती है। यह देख विनय और सुमिता को विश्वास हो जाता है कि उनके पास कोई मामूली अंगूर नहीं बल्कि जादुई अंगूर है। विनय अब ठान लेता है कि वह अपने अंगूर के बगीचे की देखरेख करेगा, साथ ही जिस किसी को भी उस नीले अंगूर की जरूरत होगी वह उसे फ्री में वह अंगूर दे देगा। समय बीतता है और समय के साथ साथ वह ऐसा ही करता है। विनय जी, दूसरों की मदद कर कितना अच्छा लग रहा है ना? सच कहते हैं लोग कि दूसरों की भलाई करने से हमारा भला होता है। लोगों का तो पता नहीं, लेकिन सुमिता, तुमने मुझे वो हिम्मत दी जो शायद मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। तुमने कहा था कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वह एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता खोल देते हैं, और देखो, सच में उन्होंने हमें एक नया रास्ता दिखाया है। इस तरह विनय और सुमिता अब आए दिन लोगों की मदद किया करते और बदले में लोग उन्हें उनकी कीमत अदा करके जाते। अब उनके जादुई अंगूर की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। यह खबर विनय के भाई महेश तक भी पहुंचती है। हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने वह बंजर जमीन विनय को दे दी। काश वह जमीन हमने विनय को ना दी होती तो आज हम उस जमीन पर राज कर रहे होते। वह जादुई अंगूर विनय के नहीं बल्कि हमारे हाथ लगती। भाग्यवान, वह जमीन विनय के हिस्से में देने का मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा फैसला था। मैं भी बड़ा मूर्ख किस्म का इंसान था, ना जाने क्यों मैं तुम्हारी बातों में आ गया। महेश और प्यारी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका इकलौता बेटा पिंटू पेट के दर्द से तड़पता हुआ उनके पास आता है। माँ, पापा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है अब मैं बचूंगा नहीं। पिंटू, ये तू कैसी बात कर रहा है? अरे तेरी उम्र ही क्या हुई है जो इस तरह की बात कर रहा है? माँ, मैं सही कह रहा हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पिंटू यह बात बोल ही रहा होता है कि तभी पिंटू को उल्टियां होने लगती है और अपने बेटे की इतनी गंभीर हालत देख प्यारी और महेश को विनय के अंगूर के बारे में याद आता है और वह अपने बेटे के लिए दौड़ते हुए विनय के पास जाते हैं और उसके पैर में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर देना। मैंने ना जाने तुझ पर कितने जुल्म किए। मैंने तुझे खुद से दूर इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि माँ बाबा के जमीन में तेरा कोई हिस्सा हो। लेकिन देख, मुझे मेरे किए का फल मिल गया। मेरे बेटे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। विनय, मेरे बेटे को बचा ले। हाँ देवर जी, मेरे बेटे की जान बचा लो। मैं जानती हूँ
कि जब आपको हमारी जरूरत पड़ी थी तो हम लोगों ने आपकी मदद नहीं करी थी, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि आप हमारी तरह नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। देवर जी, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। अपनी भाभी और भैया को ऐसी स्थिति में देख विनय अपने बगीचे में जाता है और कुछ अंगूर तोड़कर अपने भतीजे पिंटू को खिला देता है और इस तरह पिंटू ठीक हो जाता है। यह देख महेश और प्यारी को अपने की पर बहुत पछतावा होता है। उनको पश्चाताप करता देख विनय और सुमिता उन्हें माफ कर देते हैं और इस तरह अब सब कुछ ठीक हो जाता है।